नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज देहरादून से बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी थोड़ी देर में संकल्प दौड़ में हिस्सा लेंगे। 9:20 पर आईटीबीपी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 10:30 बजे दिव्यांग बच्चों से करेंगे मुलाकात। 11:10 पर स्वच्छता के संबंधित सामग्री का करेंगे वितरण। 4:30 बजे राष्ट्रीय सर्वोपरि विषय पर सम्मेलन होगा। कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे सीएम धामी। तो देखिए, अब से कुछ ही देर में सीएम धामी का बड़ा कार्यक्रम होगा, जहां वो संकल्प दौड़ का हिस्सा रहेंगे। अब से बस कुछ ही देर में सर, यूकेएसएससी पेपर लीक के बाद जो तेजी लोक सेवा आयोग में देखी, आपकी लोक सेवा अध्यक्ष से मुलाकात हुई। इसके बाद एक सप्ताह में कैलेंडर आ रहा है और अक्टूबर तक 4 भर्तियां आ रही हैं। कल आयोग ने भी जानकारी दी है कि हम 4 परीक्षाएं तत्काल कराने जा रहे हैं। ये बड़ा संदेश गया है युवाओं में। इसके द्वारा क्या कहेंगे? और बार बार इसकी बात में बोल रही हमने आज तक 41 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जाँच चलती रहेगी, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, हमारे परीक्षार्थी हैं, बेटे हैं, उन सभी का जो जिन परीक्षाओं में भाग लेना है वो परीक्षाएँ विलम्ब हो, उसमें किसी प्रकार की रुकावट न हो। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को हमने ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर करने के बाद जल्दी उसका कैलेंडर अभी निकालना है और दिसंबर माह का परीक्षाएँ हमारी संपन्न होगी। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? वो निश्चिंत रहें, सरकार उनके साथ है, हर परीक्षा पारदर्शी होगी, कोई संकट नहीं है। हेलो, जो प्रयास है वो केवल और केवल हमारे युवाओं के कहीं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए हमने सभी इंतजाम कर दिए और आने वाले समय में और हम इसको पूरी तरह से प्रूफ बनाना चाहते हैं, जिससे कि इसमें कोई गड़बड़ियाँ न हो। और परीक्षाओं में धांधली की बात को करना तो दूर, कोई सोचना भी इस दिशा में जो है अपने आप को जो है बहुत बड़ी बात हो, इस प्रकार की व्यवस्था करना। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जिन्होंने साफ कहा कि जन्म दिवस के मौके पर तो वो आज सबके बीच हैं ही, पर यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में जो सरकार ने कार्रवाई की है और भविष्य में जो प्लानिंग है वो एक नजीर बनेगी। परीक्षा में गड़बड़ी करना तो दूर, कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। देहरादून से अगली खबर, जहां यूके पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड और उसका साथी गिरफ्तार हुआ है। 2 लाख का इनामी सादिक मूसा गिरफ्तार हुआ है। 1 लाख का इनामी योगेश्वर राव भी गिरफ्तार हुआ है। कई दिनों से दोनों शातिर आरोपियों की तलाश थी। यूपी एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ स्थित मूसा के आवास से ये गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, मास्टरमाइंड और उसका साथी गिरफ्तार हो गया है। 2 लाख का इनामी सादिक मूसा गिरफ्तार हुआ है और साथ ही साथ उसका साथी 1 लाख का इनामी योगेश्वर राव भी गिरफ्तार हुआ है। यूपी एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ स्थित मूसा के आवास से ही ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, यूके पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई हो रही थी सीएम धामी के निर्देश के अनुरूप, और इसी दौरान मास्टरमाइंड सादिक मूसा गिरफ्तार हुआ है और उसका साथी योगेश्वर राव भी गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी सफलता एसटीएफ के हाथ लगी है। लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है
और कार्रवाई हो रही है। और इसी सिलसिले में देखिए 2 लाख का इनामी सादिक मूसा गिरफ्तार हुआ, साथ ही 1 लाख का इनामी उसका जो साथी है योगेश्वर राव भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। कई दिनों से दोनों शातिर आरोपियों की तलाश जारी थी। तो वही यूपी एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पूछताछ इन लोगों से की जाएगी कि किस तरीके से संलिप्तता इन लोग की इस पूरे मामले में है और जो तमाम सबूत हैं इन लोग के खिलाफ वो जुटाए जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी सफलता देहरादून UKSSC पेपर लीक मामले में हाथ लगी है एसटीएफ के, जहां मास्टरमाइंड और उसका साथी गिरफ्तार किया गया है। 2 लाख का इनामी सादिक मूसा गिरफ्तार हुआ है, तो वहीं 1 लाख का इनामी योगेश्वर राव भी गिरफ्तार हुआ है। तो पेपर लीक मामले में ये बड़ी गिरफ्तारियां हुई है। और चलिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए UKSSC मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है, साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ और सबूत खंगाले जा रहे हैं? जी देखिए, ये सादिक मूसा UKSSC पेपर लीक में मोस्ट वांटेड है और 2 लाख रुपए का इनामी है और इनको और योगेश्वर राय को हेलो, बिल्कुल सुदीप, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। तो चलिए, शायद संपर्क टूट गया सुदीप के साथ हमारा, लेकिन बड़ी जानकारी देखिए आपको बता दें, जहां मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है और मास्टरमाइंड का साथी भी गिरफ्तार हुआ है। UKSSC की 23 भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी UKPSC पर उत्तराखंड शासन से जारी हुई है अधिसूचना, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कंपनी के चयन का टेंडर निकाला है, जहां अक्टूबर नवंबर में 3 से 4 भर्तियों के विज्ञापन निकलेंगे। दिसंबर जनवरी 2023 में 3 से 4 भर्तियों की परीक्षाएं होंगी। तो देखिए UKSSC की 23 भर्तियों के लिए अब ये बड़ी जिम्मेदारी जो है लोक सेवा को दी गई है और किस तरीके से अब इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है ये देखने वाली बात होगी और इसके लिए अधिसूचना भी जल्द ही जारी होगी। तो दिसंबर जनवरी 2023 में 3 से 4 भर्तियों की परीक्षाएं होंगी। 23 भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी अब UKPSC पर रहेगी। उत्तराखंड शासन से जारी हुई है यह अधिसूचना। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि युवाओं को पारदर्शिता के साथ रोजगार देना केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रदेश में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यशपाल आर्य ने कहा कि UKSSC मामले को लेकर सरकार 2 दिन का विशेष सत्र बुला रही है, जिससे इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि अब सवाल तो इस बात का है कि एसटीएफ के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई क्या अंजाम तक पहुंचेगी। जो बड़े लोग हैं, क्या उनको एसटीएफ गिरफ्तार कर सकेगी? यशपाल आर्य ने यह भी सवाल उठाया है कि उत्तराखंड में फर्जी प्रमाण पत्र लेकर कई लोग नौकरी भी कर रहे हैं। मांग है और कांग्रेस की मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान माननीय न्यायाधीश की देखरेख में, उनकी निगरानी में यह जांच सीबीआई को करनी चाहिए, सीबीआई को सौंपनी चाहिए। आखिर सबकी मांग है, नौजवान भी चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान भी चाहते हैं, जो बेरोजगार संगठन है वो भी चाहते हैं, जो प्रताड़ित नौजवान है वो भी चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, सिटिंग जज के माध्यम से जांच होनी चाहिए। तो आखिर सरकार क्यों गुरेज कर रही है, क्यों परहेज कर रही है, ये प्रश्न है। हमारा कहना है कि इसके लिए विशेष सत्र, 2 दिन का विशेष सत्र सरकार, जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो या अन्य विभागों में जो भर्ती माफिया, और जिसको राजनीतिक शरण के बिना देखिए भर्ती माफिया पनप नहीं सकता था, तो राजनीतिक शरण देने वाले वो कौन लोग थे। तभी हमारी मांग है कि सिटिंग जज के
निगरानी में सीबीआई जांच सारी भर्ती जितनी हुई हैं उत्तराखंड में, चाहे लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो, अधीनस्थ चयन सेवा के आयोग से हो या डायरेक्ट सचिवालय में, विधानसभा में, इन सब पे जांच होनी चाहिए। और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले भविष्य में जो ये अफसर और ये लोग जो चयन करते हैं, इनके मन में कभी ख्याल भी ना आए कि हम उत्तराखंड के युवाओं के साथ इतनी बड़ी ठगी दोबारा करें। विशेष सत्र 2 दिवसीय 3 दिवसीय आपको बुलाना चाहिए, जिसमें केवल ये चयन प्रक्रिया, भर्ती माफिया के बारे में एक गहन विचार हो। जो अधीनस्थ चयन विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में गठित कमेटी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वह इस कमेटी से संतुष्ट नहीं है। करण माहरा ने कहा है कि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा के मामलों पर या तो विधानसभा हस्तक्षेप कर सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। समिति से ही सहमत नहीं हूँ, क्योंकि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है और आपने देखा होगा पूर्व में चाहे वो दल बदल का मामला रहे हों, सरकार गिरने के मामले रहे हों, कोई भी विधानसभा से संबंधित मामले रहे हों, उसको या तो विधानसभा ही ठीक कर सकती है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं। इस बात की है कि जांच चलने के दौरान कई मामले में प्रेस और मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि इसमें ये कमियां पाई गई, तो आखिर जांच के बीच में लीकेज कैसे हो रही है। सरकार के अंदर कोई संस्था काम कर रही है, उसके सदस्य हैं, कोई किसी संस्था के चेयरमैन है जो सरकार के निहित काम कर रही, तो हम उनसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर वो कोई कार्रवाई कर पाएंगे। तीसरा, इसमें जांच को हिस्सों में बांटा गया है, उससे भी मैं असहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ जिस दिन से राज्य का गठन हुआ है उस दिन से लेकर अभी तक की जाँच होनी चाहिए समिति से। लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड में ट्रांसफर एक्ट को ताक पर रखकर अधिशासी अभियंता उधम सिंह नगर को देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया। खास बात यह है कि 9 साल सुगम में तैनाती के बाद अति सुगम देहरादून में पोस्टिंग दी गई। ट्रांसफर सत्र शून्य होने के बाद हुए इस तबादले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खास बात यह है कि दुर्गम के जिले में अधिकारी नहीं है, लेकिन व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए ये ट्रांसफर देहरादून किया गया है। तबादला सत्र शून्य होने के बाद भी लघु सिंचाई विभाग में नियम कानून ताक पर रखकर अधिशासी अभियंता उधम सिंह नगर विनय सिंह का तबादला देहरादून कर दिया गया, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बागेश्वर, चमोली जैसे दुर्गम जिलों में अधिकारी नहीं है और सुगम में लेने देने करने तबादले किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री सतपाल महाराज से ट्रांसफर को कैंसिल करने की मांग की है। सरकार है या नहीं है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस समय लोग अपने दफ्तरों को ना छोड़ें, बरसात का मौसम है, और एक मंत्री जो है बरेली आने के लिए लोगों को जिद करती हैं। दूसरी तरफ फिर मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से आता है कि मिड टर्म है और तबादलों का समय ख़त्म हो चुका है, इस समय किसी के तबादले नहीं किए जाने, और वैसे भी अमूमन बरसात के मौसम में तबादले किए जाते। आज क्या कहते हैं सेमवाल साहब का मैं देख रहा हूँ कि वो तबादले कर रहे हैं मिड टर्म में, जो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है और सरकार को इस बात का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तबादला सत्र शून्य है और दूसरा मानसून का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में ट्रांसफर्स नहीं हुआ करते। अब सुनने में आया है कि दूसरे विभाग ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर दी हैं, तो कहीं ना कहीं जो रूल रेगुलेशन एक विभाग के लिए है वही दूसरे विभागों पर भी लागू होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सारे मंत्री अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। उनके सचिव पता नहीं उनको कॉन्फिडेंस में मंत्रियों को लेकर ये तबादले कर रहे हैं या खुद ही आनंद फानंद में तबादले किए जा रहे हैं, इसमें कोई बड़ा लेन देन तो शामिल नहीं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान इस मामले में राज्य सरकार का बचाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जुगरान कह रहे हैं कि ट्रांसफर गलत हुआ है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि तबादले का भी सीज़न होता है, हर चीज़ का सीज़न होता है। 4 ऋतुएं होती हैं, बसंत ऋतु है ना, कौन कौन सी ऋतु होती हैं, तो ऐसी तबादले की भी एक ऋतु, एक सीज़न होता है। और अगर इस बीच में वैसे तो बहुत कम ऐसे इक्का दुक्का केसेस आए होंगे, और इक्का दुक्का केसेस जो आते भी हैं, कोई बीमारी का प्रकरण है, कोई बहुत ही लॉजिकल जेन्युइन प्रकरण है, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन 1% से ऊपर अगर क्रॉस करेगा
तो निश्चित रूप में सवाल खड़े किए जाएंगे। मुझे लगता है कि माननीय मंत्रीगणों के संज्ञान में ये आ गया है। ऊर्जा विभाग में ये हुआ भी था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिव को जो है निर्देश दिए और पब्लिक डोमेन में है, सारा बैन कर दिया है, कोई तबादला वबादला नहीं होगा। अन्य विभागों में भी अगर कहीं एक आध जगह हुआ है तो माननीय मंत्रीगण उसका संज्ञान लेते हुए इसको स्टॉप करेंगे। देखिए ऐसा है ना कि तबादले का भी सीज़न होता है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ के हजरतगंज में मकान की दीवार गिरी है। मकान की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में महिला और बच्चे भी शामिल। तो वहीं दिलकुशा कॉलोनी के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। मकान की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो लखनऊ में ये बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मरने वालों में महिला और बच्चे भी शामिल है, ये बताया जा रहा है। तो दिलकुशा कॉलोनी के पास ये बड़ा हादसा हो गया है जहां एक मकान गिर गया है, जिस वजह से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो बेहद ही दुखद ये घटना और ये हादसा सामने आ रहा है लखनऊ के हजरतगंज से, जहां एक मकान गिरा है और मरने वालों में बताया जा रहा है कि महिला और बच्चे भी शामिल हैं। 9 लोगों की मौत की खबर है। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा मकान गिरा है। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी, ये मकान गिरा है इस वजह से 9 लोगों की मौत की खबर है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, हजरतगंज इलाके में लगातार देखा जा रहा, पिछले लखनऊ के आसपास इलाके में लगातार बारिश हो रही। पिछले 24 घंटा हो गया कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले, और कहीं ना कहीं उसके चलते एक मकान गिरने की गिरा है जिसमें लमसम 9 लोगों की मौत की सूचना है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन लमसम 9 लोगों की मौत की सूचना है। निश्चित तौर पर पिछले 24 घंटे से लगातार लखनऊ हो या आसपास के जिले हों, हर जगह बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम ले रही है, और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि ये जो मकान गिरा है। अगर बात करें कहीं लखनऊ नगर निगम की, लखनऊ नगर निगम लगातार दावे करता है कि जो जर्जर भवन है उनके चिन्हित किया गया है और उनको ध्वस्तीकरण काम किया था, लेकिन हर साल सिर्फ कागजों पर ऐसे मकान चिन्हित किए जाते हैं लेकिन ध्वस्त नहीं किया जाते। निश्चित तौर पर सिर्फ 2 साल पहले भी देखा गया था, लखनऊ में बड़ी संख्या में मकान गिरे थे, उसमें कई लोगों की मौतें हुई थी, और एक बार फिर बारिश का कुदरत का कहर जो कहीं ना कहीं बरपा है और उसका खामियाजा 9 लोगों को जान देकर चुकाना पड़ा है। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से वहां पर टीम्स पहुंची है राहत बचाव कार्य के लिए, क्या और तो कोई वहां पर नहीं फंसा है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, अभी राहत का बचाव कार्य लगातार जारी है। लगातार पुलिस फोर्स वहां मौके पर और तमाम अन्य अधिकारी मौजूद हैं और लगातार ये हो रहा है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जाए। जी बिल्कुल, और देखिए बताया जा रहा है अश्विनी की मरने वालों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं कि कितने लोग हैं, महिलाएं कितनी, बच्चे हैं कितने, पुरुष हैं। अभी तक छानबीन नहीं चल रही है, छानबीन के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कौन कौन और नीचे दबा हुआ है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम अपडेट के लिए। पौड़ी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला जब कोटद्वार और दुगडंडा हाईवे से गुजर रहा था कि तभी टूट गदेरे के पास अचानक हाथी निकलकर हाईवे पर आ गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाथी को नजदीक आता देख पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित अन्य लोगों को वाहन छोड़कर भागना पड़ा। इस दौरान जान बचाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित अन्य लोगों को पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। हाथी के हाईवे पर आने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने हाथी को एनएच से हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग की टीम ने हवाई फायरिंग कर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तो वहीं हाथी के आने से हाईवे की दोनों ओर वाहनों का जाम लग गया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्तियों को लेकर अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर अवैध रूप से कब्जा है और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कर उनसे सभी अखाड़े एकत्र किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों से अवैध कब्जों को हटा लिया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि सभी मदरसों और बोर्ड की संपत्तियों को जो वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं है उनको जल्द से जल्द शामिल कराया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सभी मदरसों के संचालनकर्ताओं को कहा है कि वे जल्द से जल्द उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में उनका रजिस्ट्रेशन करा ले या फिर वक्फ बोर्ड में इसके साथ साथ सभी मदरसों की जांच की जाएगी। संपत्तियों के ऊपर बहुत अवैध कब्जे हम सब लोग जानते हैं कि हो रहे हैं और एक होता है धारा 56 की कार्रवाई
धारा 54 की कार्रवाई। उस धारा 54 की कार्रवाई में बाकायदा कोर्ट होती है, कोर्ट के बाद फिर माननीय न्यायालय के माध्यम से आदेश जारी होते हैं और फिर सिटी मैजिस्ट्रेट उस जो जहाँ पे अतिक्रमण होता है उस ज़मीन को क्लियर कराने के लिए उनको जिम्मेदारी दी जाती है। वहाँ के लिए भी हमने कई प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित किया है कि वहाँ पे जहाँ जहाँ ये 56 की कार्रवाई 54 की कार्रवाई रुकी हुई है उसको एक्शन में लाया जाए। बहुत जल्द हम अपना बुलडोज़र भी रेंट पे, क्योंकि बहुत बड़ा उत्तराखंड है, अगर एक जगह रख लिया जाएगा तो यहाँ से दूसरी जगह जाने में खर्च जो है वो ज़्यादा आएगा, इसलिए तय किया गया है जहाँ भी आवश्यकता होगी हम रेंट के ऊपर वक्त आवश्यकता के अनुसार हम हायर करेंगे बुलडोजर्स को, और जहां हमारी संपत्तियों पे अतिक्रमण हो रहे होंगे वहां हम किसी कीमत पे भी अतिक्रमणों को नहीं होने देंगे। संपत्तियों के ऊपर बहुत अवैध कब्जे। अल्मोड़ा में भारी बारिश के बीच राजकीय शिक्षक संघ के 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ विधायक मनोज तिवारी ने किया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से शिक्षक संघ पदाधिकारी और शिक्षकों ने भारी संख्या में शिरकत की। अधिवेशन में पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगति सहित सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या को लेकर चिंतन किया गया। तो वहीं कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए विधानसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष किया जाएगा। भी शिक्षक समाज की समस्याएं होती हैं, हमारे जनपद के माध्यम से ही क्या कहते हैं हम तक पहुंचती हैं और उनका समाधान करने का कोशिश जो नीतिगत मामले हैं प्रांत करता है। इसलिए इस अधिवेशन का बहुत ही महत्व है। सबसे बड़ी मांग तो है कि हमारे बहुत सारे जो सैकड़ों साथी हैं, पहले पुरानी पेंशन मिलती थी उसको कोई 2005 में बंद कर दिया गया। सबसे तो वो दिक्कतें वो हैं, वेतन विसंगतियाँ हैं और हमारे पदोन्नतियाँ जो हैं 5-5, 6-6 साल से पदोन्नतियाँ रुकी हुई हैं। वैसे ही पदोन्नति के एवेन्यूज बहुत कम है शिक्षा विभाग में, और क्योंकि उसका प्रशासनिक और शैक्षणिक कैडर करने से शिक्षकों की पदोन्नतियाँ के एवेन्यूज खत्म हो गए और वो भी 5 साल से बाधित हो रही है। सबसे दिक्कत का विषय है, और उसके बाद वेतन विसंगतियाँ सबसे विषय है। इसके अलावा छोटी मोटी और अन्य समस्याएँ। दूसरी तरफ जहाँ भी देखें तो हमारे सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या भी कम हो रही है, भी एक बड़ा विषय है। सब जानते हैं कि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे वेतन विसंगति को लेके हो, चाहे पदोन्नति को लेके हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाल को लेके, बहुत सारी समस्याएं इनके द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई है। पिछली विधानसभा में मैंने पुरानी पेंशन की मुद्दे को प्रमुखता से रखने का काम किया था। मैं इनको आश्वासन देता हूँ, उम्मीद दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से विधानसभा में जो भी संभव हो सकेगा इनकी समस्याओं का निदान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।